गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र कुमार। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज 2 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे। जो कि आपने देखा होगा, अभिनय मैथ के जो अभिनय सर है, उन्होंने एक कैंपेन चालू किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं है। आप एसएससी को लेकर और जो रेलवे के एग्जाम्स को लेके हैं, जो 2.5 करोड़ फॉर्म भरवाए थे रेलवे से। तो ये सारे चीज़ों को लेकर मैंने भी ट्वीट किया है, आप लोगों ने भी ट्वीट किया होगा, और शायद एसएससी ने एक नोटिफिकेशन भी डाल दिया कि 4 अक्टूबर को वो फेज़ 4 का रिजल्ट देंगे एसएससी का। लेकिन ये मजाक जो चल रहा है फ्रेंड्स, ये इन सब का लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम सबको उठाना पड़ेगा। मैं भी उठा रहा हूँ, आपको भी उठाना पड़ेगा। तभी आने वाला समय में जो पेरेंट्स है, लाइक मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं, उनको एक फ़ायदा मिल पाएगा। अगर हम लोग आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे, तो फिर कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम और आप अपने बारे में ही सोचेंगे तो कभी सभी युवाओं का भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। मोदी जी, आज जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है देश के युवाओं के लिए? क्या किया है? ना नौकरियां दे रही है, ना कुछ। बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग घर पे बैठे हैं। लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए। लोग जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें? अगर उनके पास, अगर वो पढ़े लिखे हैं बेचारे, मजबूरी में कोई छोटी मोटी टीचिंग जॉब पकड़ लेते हैं, कोई छोटी मोटी कुछ काम कर लेते हैं, घर के ताने सुनते हैं। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए मन में बहुत आक्रोश होता है, बहुत गुस्सा होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ ट्विटर पे जाएं और हैशटैग फॉलो करें जो एसएससी रिजल्ट है, और ऐसे हैशटैग ऑफ इंडियन रेलवे का जो एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, जो कंडक्ट हो प्रॉपर टाइम पे। और ट्विटर पे जाके जरूर वो जो रीट्वीट करे जो सभी लोगों ने इस कैंपेन को चालू किया है, ताकि ये जो हमारा मैसेज है उनके कानों तक जाए, गवर्नमेंट के कानों तक जाए। मोदी जी से मन की बात करते हैं, लेकिन युवाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है इस देश की। सिर्फ अपनी मन की बात करना और युवाओं की मन की बात नहीं सुनना, इस देश की जनता की मन की बात नहीं सुनना, ये इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर हमने गवर्नमेंट बनाई है, हमने उनको वोट दे के बिठाया है, तो वो क्या अपनी ही मन की बात करेंगे, अपनी ही चलाएंगे? क्या जनता की नहीं सोचेंगे? जनता जिन्होंने उन्हें भगवान बना दिया, जनता जिन्होंने उनकी हर बात सुनी, जनता के लिए क्या कर रहे हैं वो? हम जैसे युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? इस देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड युवा है। अगर ये युवा ही बेरोजगार हो जाएंगे तो देश की स्थिति क्या होगी? आज देश की स्थिति है कि जीडीपी माइनस में जा रही है। जीडीपी हमारा कहाँ, ये था फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि हमारा अभी 23 लाख समथिंग। हमने 5 ट्रिलियन का ख्वाब देखा है। 5 ट्रिलियन ख्वाब ऐसे पूरा होगा? हमारा ये देश के युवा बेरोजगार होकर सारी कंपनियां बेच रही है गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट जितने भी पीयूसीज हैं सब प्राइवेट को दे रही है। अरे आप एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे, आप अच्छे इंजीनियर्स हायर नहीं करेंगे, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हायर नहीं करेंगे, तो कौन चलाएगा इनको? आप मैनेजमेंट दुरुस्त कीजिए। आप बेच दे रहे हैं, बेचने से क्या हो जाएगा? बेचने से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या हमारे देश के युवाओं को नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो यहाँ लैकिंग पॉइंट है कि गवर्नमेंट एक अच्छे रिसोर्स हायर करने की प्लान नहीं कर रही है। बस वो क्या कर रही है, प्राइवेट को बेच रही है। अरे प्राइवेट को बेचने के बाद आप सोचते हैं युवाओं के साथ क्या कितनी शोषण होगी? युवाओं को 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में नौकरी करनी पड़ेगी, और वो नौकरी करने के बाद इतनी शोषण होगी, रिसोर्सेज की शोषण होगी। तो इसका जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नमेंट तो अपना जा रही है, बेच के चल जाएगी। आने वाले समय में फ्यूचर खराब हो जाएगी हम जैसे लोगों की, हम जैसे युवाओं की। तो ये सोचने वाली बात है। हमें और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो मेरे तो छोटा चैनल है, यूट्यूब चैनल, लेकिन फिर भी मैंने ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट किए। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये बात कह रहा हूँ। और अगर आप लोग को ये चीज़ें लग रहा है कि नहीं, हम लोग को भी बात करनी चाहिए, इसको बात आगे बढ़ानी चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर और आपके बच्चे का आने वाला फ्यूचर इसमें है। अगर आज गवर्नमेंट सारे प्राइवेटाइज कर देगी, गवर्नमेंट सारे प्राइवेट पीएसयू को प्राइवेट को दे देगी, तो आज तो आप शोषित होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी शोषित होगी। तो ये सोचने वाली बात है। और जब तक आप नहीं सोचेंगे, आपका कोई भला नहीं कर सकता। तो चलिए, ये थी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और होपफुली आपको भी ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई बात नहीं है। आप समझिए, आप देश के युवा हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर जो 2 सितंबर का है। द हिंदू एनालिसिस में आपके लिए लेके आए हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को, द IQ वर्ल्ड को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे
हेल्प कीजिए ग्रो करने में। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा और बेस्ट जो द हिंदू एनालिसिस, जो हिंदू करंट अफेयर, उसमें से बेस्ट पॉइंट को पिक करके मैं आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना के लाता हूँ, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, जो कि गवर्नमेंट ले नहीं रही है अभी, जैसे यूपीएससी उन्होंने सिर्फ कंडक्ट करा रही है, तो यूपीएससी आप एक बड़े अधिकारी को ले जिसको रिक्रूट करके देश चला लेंगे, वैसे नहीं होगा। आपको बी लेवल के, सी लेवल के भी जो सिविल एस्पायरेंट्स हैं, उनको भी आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप देश नहीं चला सकते। सिर्फ आपके ऑफिसर्स, यूपीएससी ऑफिसर्स देश नहीं चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट से अपील कीजिए। और चलिए आज डिस्कस करते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र कुमार। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप सपोर्टिंग मी फ्रेंड्स। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए कितनी प्राइज मनी मिलती है? अगर किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें प्राइज मनी कितनी मिलती है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो वो राशि है 25 लाख रुपए। 25 लाख की राशि दी जाती है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर किसी को खेल में राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है तो उसको 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the first Divyang Indian sports person of the country? First Divyang Indian sports person of the country who has been awarded the Tenzing Norgay Adventure Award. देश के पहले वो कौन से दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? वो भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनको तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि वो दिव्यांग हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। तो वो है हमारे सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया वो प्लेयर है जो दिव्यांग है, और तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। ये है हमारे सत्येंद्र सिंह लोहिया। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में। Which country has announced that it is withdrawing from the multilateral military exercise Kavkaz 2020 to be held in the Astrakhan region in Russia? वो कौन सा देश है जिन्होंने मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वहां से वापस ले लिया, जो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था कवकास 2020, अब होने वाला था अस्तरखान रीजन इन रसिया में, वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वहां से हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे देश पार्टिसिपेट कर रहे थे जिस प्लेटफॉर्म पे वो वहां पे जाना नहीं चाह रहा था। तो पहले जानते हो वो देश कौन सा है? किस देश को कौन सा देश है? जैसे अब हिंदी में यहाँ देख सकते हैं। तो किस देश ने घोषणा की है कि वह रूस में एस्त्रखान क्षेत्र में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का अवकाश से वापस ले रहा है, मतलब उसमें नहीं जा रहा है? तो वो है अपना भारत। भारत देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना, पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये चाइना और पाकिस्तान से है, जो कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंडिया अब ऐसे फोरम को उनसे बातचीत करना नहीं चाह रहा है, या वैसे फोरम पे उन लोगों चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, ऐसे कोई फोरम पे उनसे मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि ये दोनों ही जो देश है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। आप देखिए चाइना पे, देखिए हमारा एलएसी के साथ स्टैंड अप चल रहा है, पाकिस्तान एलओसी पे स्टैंड अप चल रहा है, हमेशा एलओसी पे सीज फायर उल्लंघन होता है, चाइना के साथ अभी भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोनों ही हमारे रीजन के लिए, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने इस मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज काफकाज 2020 से अपना पार्टिसिपेशन वापस ले लिया। उन्होंने इंडियन मिलिट्री उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। Who among the prime minister of लेबनान बिफोर हु बिकम, नया प्राइम मिनिस्टर लेबनान का कौन बना? बिफोर ही वॉज द एम्बेसडर टू जर्मनी, जो कि इससे पहले वो जर्मनी का एम्बेसडर रह चुका है। तो अभी जो लेबनान के नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इससे पहले वो जर्मनी के एम्बेसडर रह चुके हैं। तो वो कौन थे? तो वो हैं
मुस्तफ़ा आदिब अभी नए नए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं हमारे मुस्तफ़ा आदिब जी। तो ये पहले क्या थे, जर्मनी में एम्बेसडर थे और बाद में ये वहाँ के जाके प्राइम मिनिस्टर बने। तो लेबनान का कैपिटल क्या है, तो लेबनान का कैपिटल बेरूत है और वहाँ का करेंसी क्या है, तो लेबनीज पाउंड वहाँ की करेंसी है। लेबनीज पाउंड लेबनान की करेंसी है। Who passed away recently was the 13th president of India। 13th president of India। जो भी कौन थे जो भी मर गए, तो वो आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको पहचान सकते होंगे। ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और प्रेसिडेंट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो हमारे प्रणब मुखर्जी हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। बहुत एक्टिव मिनिस्टर थे, बहुत रेनाउंड मिनिस्टर थे। ये बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने वर्ल्ड में टॉप किया था फाइनेंस मिनिस्टर। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इनका एक बहुत बड़ा पहचान था। तो ये बहुत बड़े शख्सियत थे, आज हमारे बीच नहीं है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Defense Minister Rajnath Singh has approved the setting up of a three-member committee to review the effective utilization of Armed Forces Headquarters Civil Services AFQS headed by एक राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे, उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी गठन करने के लिए अप्रूवल दिया है ताकि वो जो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज है इसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। मतलब उस कमेटी के थ्रू वो कमेटी इनको रिकमेंड करेंगे कि हाउ दिस आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर शुड बी यूटिलाइज, कैसे हम इसको यूटिलाइज करें, फॉर व्हाट, किस पर्पस के लिए, फॉर लाइक सिविल अपॉइंटमेंट, मिलिट्री अपॉइंटमेंट, सिविल अपॉइंटमेंट हो, कितने कितने सिविल वहाँ पे रिक्वायर्ड है, कितने सिविल पोस्ट रिक्वायर्ड है, कितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड है। जैसे मिलिट्री में हो गया कि बड़े बड़े पोस्ट पे अधिकारी और सिविल अधिकारी कितने रिक्वायर्ड है, ताकि एक प्रॉपर जो अपना सेटअप है उसको प्रॉपर रन किया जा सके। जो अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके सेटअप है, जो आर्म फोर्सेस हैं, हेड क्वार्टर्स हैं, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, उन सबको प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए एक 3 मेंबर कमेटी की गठन की गई है। जैसे कि हिंदी में आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा AFHQ की अध्यक्षता में प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। तो वो उनके हेड कौन कर रहे हैं इस कमेटी को, जो 3 मेंबर कमेटी है, इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, तो वो हेड कर रहे हैं हमारा लेफ्टिनेंट जनरल शेखातकर। लेफ्टिनेंट जनरल शेखातकर ये इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और मेंबर हैं, तो वो 2 मेंबर कौन है, एक है आर चंद्रशेखर जो कि रिटायर्ड AFHQ हैं, जो से मतलब आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज से वो रिटायर्ड ऑफिसर है। और एक है AN दास, जो एक्स पहला मेंबर है वो आर चंद्रशेखर हैं, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और दूसरा है AN दास जो कि उसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फाइनेंस विंग से हैं। तो ये तीनों मेंबर रहेंगे इस कमेटी को हेड तो ये कर रहे हैं अपना लेफ्टिनेंट जनरल शेखातकर सर ने। और ये इनको एक कमेटी एक रिकमेंडेशन देनी है कि कैसे हम सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट कर पाएँ और इस बॉडीज जो जितने भी मतलब कि आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बॉडीज हैं इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके फॉर टू टू प्रोटेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कमेटी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ BEML, TPCL, L&T to enhance the cooperation preparedness of our armed forces with worth of rupees। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन किया, किसके साथ, BEML के साथ, TPCL के साथ, L&T के साथ, टू इनहेंस द कॉपरेशन प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विद एक सर्टन अमाउंट के साथ। क्या जो BML है, TPCL है, L&T है, ये इनके साथ, इन कंपनियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने करी है, ताकि जो हमारे आर्म फोर्सेस है उसको वेल इक्विप्ड किया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, उनको इक्विप्ड किया जाए, ताकि हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी का है, ताकि इनको एक प्रॉपर इक्विप्ड करना, उनको एक सेटअप देना, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करना, ताकि वो आने वाले समय में हमारे देश की सुरक्षा बेहतर कर सके। तो वो कौन कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया, कितने अमाउंट, कितने रुपीज़ में किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला जो कंपनी है BEML, वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, और दूसरा है TPCL, टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है, और तीसरा है L&T लार्सन एंड टुब्रो है। इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर एक MOU साइन की गई है या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है। वो वर्थ रुपीज़ कितने की है, वो की है 2580 करोड़ रुपए में।
2580 करोड़ रुपए की ये डील साइन हुई है, ताकि हम प्रॉपर एक इक्विपमेंट दे सके अपने आर्म फोर्सेस को, प्रॉपर एक फैसिलिटेशन दे सके उनको, प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, ताकि जाके हमारे देश की वो सुरक्षा कर पाए। और हमारे देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो जो अभी हमारे देश पे भी प्रॉब्लम की पहाड़ टूटी हुई है। आप देखो एलएसी स्टैंड अप, एलएसी के साथ एलओसी के साथ प्रॉब्लम है, इकोनॉमी शट डाउन हो रही है, हमें इकोनॉमी बहुत रैपिडली डाउन जा रही है, और गवर्नमेंट बस अपनी मन की बात की जा रही है। ये कैसे कैसे गवर्नमेंट है, मुझे समझ नहीं आता। ना इनके काम समझ आते हैं, ना कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ना गरीबों के लिए आज तक किया। हम सिर्फ अमीरों के लिए सोचते हैं। अरे जो देश की जो आम जनता है, जो आम गरीब जनता है, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हैं, जो आम गरीब जनता है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। आज भी गरीब गरीब ही है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दिन रात मजदूरी करता है, आज भी मजदूरी करता है, इस लॉकडाउन में भी मजदूरी कर रहा है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को कब नजर आएगी ये सब चीज़ें, मुझे समझ नहीं आता है। बस वो उसी पैसों वालों को पैसा बनाते बनाते जा रही है, हमारे आम जनता को कब दिखेगी। मुझे ये गवर्नमेंट अभी से नहीं, शुरू से पसंद नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड सितंबर टू बी ऑब्जर्व्ड एज, पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर मंथ को किस तरह मनाने की योजना बनाई है। अभी मन की बात उन्होंने करी थी, मन की बात में ये बात उन्होंने उठाई। किस बात की मन की बात, उन्होंने इस मन की बात में उन्होंने रोजगार के बारे में कोई बात की। रोजगार के बारे में ये दुर्भाग्य है कि वो कभी बात ही नहीं करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या हो सकती है, जिस देश का पीएम इस देश के युवाओं के लिए कभी बात ना करे, कभी रोजगार की बात ना करे, वो देश की प्रधानमंत्री का मन की बात सुन के आप करोगे क्या। लेकिन सुनना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो उन्होंने इस महीने जो सितंबर माह को है, वो माह को क्या रखा है, न्यूट्रिशन मंथ डे रखा है। न्यूट्रिशन आप इसको इस तरह बना सकते हैं, पोषण माह दिवस मनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में मनाई जाने की घोषणा की है, वो क्या है, तो वो है पोषण माह के रूप में इसको मनाने की बात की है। हु टेक्स चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार कौन संभाला है, तो वो है राजीव कुमार जी। वो है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के। ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर है, ये रिटायर्ड हो चुके थे, फिर से इनको अपॉइंट किया गया। और इनका सर्विसेज योगदान बहुत अच्छा रहा, जिस फील्ड में भी रहे वो अच्छा काम किए, इसीलिए इनको इस पदभार दिया गया है। इंडिया इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मेनी परसेंट इन Q1 ऑफ 2020-21, ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है फ्रेंड्स, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। अभी जो इंडिया का इकोनॉमी था, टू अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी इंडिया, उसमें से जो फर्स्ट क्वार्टर में है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कितने आ गए, 23.9% पे आ गए, 23.9% पे, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो कि अभी जो करंट इकोनॉमी है फर्स्ट क्वार्टर में, जो करंट, अगर हम आपको कैश में बताऊं तो 26.90 लाख करोड़ रुपए, 26.90 लाख करोड़ रुपए से ये घट के इतने पे आ गई है। जबकि हमारे 2019-20 के क्वार्टर में कितनी थी, 35.35 लाख करोड़ रुपीस। तो ये 35.35 करोड़ लाख रुपीस थी। तो ये इतनी कॉन्ट्रैक्ट होके 23.9 लाख रुपीस पे आ गई है। तो ये बहुत चिंताजनक की बात है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिससे इकोनॉमी सुधारी जा सके। लेकिन गवर्नमेंट को तो फुर्सत ही नहीं है अपने आप अपनी मन की बात सुनाने से। युवाओं की कहाँ सुननी है, उनको कहाँ नौकरी देनी। अरे नौकरी देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी देश की। ये क्यों नहीं समझते ये गवर्नमेंट, सिर्फ बेचे जा रहे हैं सारे यूपीएससी, उसको समझ ही नहीं आता है इनका कामकाज। Japan government has commits a ODA, Official Development Assistance to fight COVID-19 with how much amount? जापान गवर्नमेंट ने एक ODA, ऑफिशियल असिस्टेंस, एक अमाउंट प्रोवाइड करी है इंडिया गवर्नमेंट को टू फाइट विद द कोविड-19। वो कितने का अमाउंट दिया है, जापान सरकार ने कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए ADA आधिकारिक विकास सहायता को कितना अमाउंट के साथ प्रतिबद्ध किया है। वो हमें कितना अमाउंट दे रहे हैं, जापान गवर्नमेंट के साथ एक लोन दे रहे हो, तो वो है 35 करोड़ रुपए। 35 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं ताकि हम कोविड-19 से लड़ सके। और 3500 करोड़ रुपए है, एक छोटा सा अमाउंट है जो कि इसमें एक सहायता राशि के तौर पे दिया गया है। तो अभी जो जापान का करेंसी क्या है, येन है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने भी हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, दुनिया में एक मतलब कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाई गई, जो कि आप देख सकते हो। वो किसके थ्रू बनाई गई है, तो वो बनाई गई CSIR CMERI
के थ्रू ये बनाई गई है, जो कहाँ बनाई गई है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में बनाई गई, एक रेसिडेंशियल एरिया में बनाई गई है, जिसका जो 12,000 से 14,000 यूनिट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 12,000 से 14,000 तक ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ये कहाँ बनी है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। और ये इंस्टॉल कैपेसिटी, इसके जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 11.5 किलोवाट की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाना और एक 12,000 से 14,000 यूनिट बिजली पैदा करेगी, और इसकी जो कैपेसिटी 11.5 किलोवाट की है, वो CSIR और CMERI के थ्रू बनाई गई, कॉलोनी में बनाई गई है, जिसको ताकि ये इतनी बिजली उत्पादन कर सके। लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री है, तो आपको ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप ए रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड, इंडियन रेलवे ने एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली को डेवलप किया। उसका नाम क्या है, उसका नाम है MED बोट, मेडबॉट। इसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी कोविड-19 पेशेंट है उसको फूड या मेडिसिन डिलीवर करेंगे। तो ये भारतीय रेल का एक इनिशिएटिव है, जो अपने भारतीय रेल के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल हैं, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मेड बोट एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली इन्होंने बनाई है, ताकि इसमें खाना और दवाई मुहैया कराया जा सके कोविड-19 पेशेंट को। स्कूबी डू को क्रिएटर हैज़ पास्ड अवे। स्कूबी डू को क्रिएटर अभी नहीं रहे हमारे बीच। वो कौन है, जो रूबी थे, वो जो रूबी थे जिनका निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत फेमस आर्टिस्ट, अमेरिकन आर्टिस्ट थे स्कूबी डू। इन्होंने कार्टूनिस्ट भी थे, तो जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं वो एनिमेटर, कार्टूनिस्ट, आप जो कह लें इनको, ये इनका निधन हो गया है। वो कौन थे, जो रूबी। जो रूबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्ल्ड बैंक सस्पेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ विच रिपोर्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक सस्पेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ विच रिपोर्ट, होपफुली आपको पता हो। अब वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। अब वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश नहीं करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है उसको अब वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करेगी। जैसे कि वर्ल्ड बैंक बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश करती है पूरे साल में, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इससे एक रैंकिंग पता चलती है। इससे पहले जब 2018-19 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, इंडिया की रैंकिंग थी 63 पोजीशन पे थी। इंडिया 63 पोजीशन पे था और न्यूजीलैंड टॉप पोजीशन पे था। तो अब इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग खराब हो गई, मतलब इस साल का तो आया ही नहीं। तो अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने इसको सस्पेंड कर दिया। तो ये थी आज की 2 सितंबर की करंट अफेयर। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए काम करने के लिए। और जो बात मैंने की है कि ज़रूर ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए हमारे इशूज़ को, ताकि लोगों तक, गवर्नमेंट तक आवाज़ जाए। और जब तक गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव नहीं लेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे एंड होप यू ऑल हैव ए गुड डे।